जय हिंद साथियों। आजकल झूठा केस करने वाली बहुओं का क्या कहा जाए, एक रिवाज पड़ गया है, एक बाढ़ सी आ गई है। एक दूसरे के देखा देखी किसी लड़की को अपने मकसद में सफल हो जाने पर उसे जो वाहवाही मिलती है, उससे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। वो लोग भी सोचते हैं कि पैसे की अपनी कमी को किस तरह पूरा किया जाए। ऐसे परिवार जो होते हैं वो कुछ परिवारों से अलग हटके होते हैं, क्योंकि जो विचार इस तरीके के हैं वो किसी सभ्य समाज के लिए अच्छे नहीं होते और लोग अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को कभी छोड़ना नहीं चाहते। आप पता करेंगे तो पता लगेगा कि इस परिवार के जो पिछली जड़ें हैं उनमें ही कुछ ऐसा गुण है कि वो ऐसे विचारों को सोख कर अपने पेड़ को फलता फूलता देखते हैं, फल लगने की उम्मीद करते हैं। वे लोग ना तो पढ़ाई में ध्यान देते हैं, ना कोई अच्छी बातों में। छोटे छोटे बच्चों के सामने वो माँ बाप इस तरीके से लड़ते भिड़ते हैं कि एक ये तरीका उनके बच्चों के माइंड में बैठ जाता है। बचपन से जो चीज़ें वो घरेलू ज़िंदगी में देख रहे हैं वो उनके अंदर घर करके बैठ जाती है और वे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं असूलों पे चलते हैं, वैसे ही निभाते हैं। लड़के होते हैं तो वो अपनी बहू को, अपनी पत्नी को तंग करते हैं और दहेज की मांग करते हैं ताकि गरीबी घर की दूर हो सके, गुंडागर्दी दिखाते हैं। ऐसे ही पुरुषों के कारण महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलावादी कानून बने, जो कि IPC 149 वाला तो कुछ भी नहीं है, 498A और CRP सेक्शन 125 मेंटेनेंस का, इसको इसीलिए ईजाद किया गया था कि ऐसी लड़कियों को ऐसे पुरुषों से बचाया जाए। लेकिन ये जो पुरुष कर रहा है वो एक भाई है और उसकी जो बहन है वो जब शादी होकर किसी घर की बहू बनती है तो वो भी अपने घर के नुस्खों को अपनाती है। घरेलू उपचार, वह ऐसे ऐसे षड्यंत्र करने के माहिर होती है, ऐसे ऐसे झूठ बोलने में माहिर होती है, दिखावा करने में, नाटक करने में इतनी माहिर होती हैं कि समाज को इम्प्रेस कर लेती हैं और पुलिस विभाग को, प्रशासन को, पास पड़ोस वालों को, अपने ससुराल में आने वाले दूसरे रिश्तेदारों को और महिला आयोग को वो इतना इम्प्रेस करती हैं। कानून के आगे वो जज साहब के सामने ऐसे गिड़गिड़ाती हैं, घुटने टेक टेक कर, कि जज साहब को भी ये लिहाज नहीं रहता कि सच्चाई क्या है। वो दया भावना में आके पुरुष को मेंटेनेंस देने पे मजबूर कर देते हैं, तलाक देने पे मजबूर कर देते हैं, घर के घर उजड़ जाते हैं। ये बातें जितनी बहुओं पे, लड़कियों पे
बनती हैं उतनी ही बातें पुरुषों के लिए भी कही जा सकती हैं। दूध के धुले कुछ भी नहीं होता। दोनों पक्ष में से एक किसी ऐसे परिवार से आता है जहाँ उनके असूल कुछ और होते हैं, उल्टे होते हैं, और इसी के कारण नारी सशक्तिकरण के लिए कानून बनाए गए। अब कोर्ट भी इससे मजबूर होके आईपीसी सेक्शन 125, अब देखिए 1 जुलाई से हमारे कानून बदले हैं और अभी तक कानून की लड़ाई लड़ने वाले जो वकील हैं, जो जज हैं, उनको इन कानूनों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले पुलिस वाले किसी को एफआईआर करते ही अलग अलग धाराओं में नामजद कर लेते थे, लेकिन अब पुरानी धाराएं तो लगेंगी नहीं लगेंगी, तो वो सेक्शन अभी पुलिस वालों को याद करने के लिए किताबों को देखना पड़ेगा, बियर एक्ट वगैरह देखने पड़ेंगे। तो अब जो होगा वो बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे न्याय चलेगा, क्योंकि नए नए किस्म के ग्राउंड, नई नई सज़ा और स्टेप अब पेश आ रहे हैं जिनकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। जैसे ही लड़का पढ़ लिख जाता है, नौकरी या बिजनेस में लग जाता है, तब उसको शादी करनी पड़ती है, क्योंकि यही समाज का रिवाज है कि एक शादी की उम्र तय की गई है जो कि इसी समय होती है जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी पे लग जाता है, तब वो विवाह के उम्र का हो जाता है, वो कुछ कमाने लगता है। लड़कियां भी जब एक एज पे पहुंच जाती हैं, माइनर से मेजर हो जाती हैं, वो फिर शादी के बंधन में बंध जाती हैं। पहले वो अपने माँ पे, अपने बाप पे निर्भर थी, भाइयों पे निर्भर थी। अब जब वो किसी किस्म की नौकरी नहीं करती है, कोई कमाई नहीं करती है, उसमें किसी अच्छी नौकरी को पाने की क्वालिफिकेशन ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है, तब वो शादी करके किसी अच्छे परिवार में आ जाती है और अब उसका रहन सहन, खाना पीना, मेंटेनेंस सब उसके पति द्वारा होता है। अब जब वो तलाक लेती है, घर में झगड़े करती है, एफआईआर करती है और उसको तलाक दिया जाता है या वो घर से अलग हो जाती है, तब वो गुजारे भत्ते के लिए अपने पति पे मेंटेनेंस का केस डाल देती है कि उसको मेंटेनेंस चाहिए। अब केस चलते हुए भी उसको मेंटेनेंस मिलने लगता है कि इसके कमाई का कोई साधन नहीं है। भाई, तुम्हें कमाई का कोई साधन नहीं था तो तुम्हें घमंड किस चीज़ का था? तुम जब खुद कमाने लायक हो और तब तुम तलाक लेके अलग हो जाओ तो तुम्हारे पति पे एक्स्ट्रा बोझ तो नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कानून का गलत फ़ायदा उठाती हैं, खुद तो अपने पैरों पे खड़े होने लायक नहीं होती है। उनको चाहिए कि तलाक लेके फिर वो किसी नौकरी में लगे, अच्छा इंटरव्यू दें, अपने बायोडाटा रिज्यूम वाला दें, इंटरव्यू दें और फिर सिलेक्ट होके नौकरी पे लगें, लेकिन वो इसके काबिल नहीं होती है। उनको यही चाहिए कि पहले घर पे अपने माता पिता का खाते रहो, भाइयों का खाते रहो, उसके बाद आगे पति का खाते रहो और पति से पैसा ऐंठने के लिए उसको जेल भिजवा दो और जेल भिजवाने के बाद उसके परिवार वालों का सत्यानाश करा दो
और तुम अपने गुजारे के लिए पैसा भी मांगो। यदि तलाक के टाइम वो माँ बन चुकी है तो कई बार वो ये कोर्ट में कहती है कि बच्चे को वो नहीं रख पाएगी क्योंकि उसके पास इनकम का साधन नहीं है। अब ये चीज़ें जो हैं ये कानून में देखी जानी चाहिए कि लड़की जब आत्मनिर्भर नहीं है तो उसमें इस चीज़ का घमंड क्यों है, वो ये क्यों चाहती है कि वो परिवार से अलग हो जाए, अपने पति से तलाक लेके अलग हो जाए। वो क्यों चाहती है, उसकी मंशा क्या है, मेंस रिया क्या होती है, नीयत क्या होती है। ठीक है। अब वो जब समझदार हो तो ये समझ ले कि उसके पास खाने पीने के लिए कहाँ से आएगा। उसको पता होना चाहिए कि अब उसके मायके में उसका वो स्थान नहीं है जो कुंवारे रहते हुए था। अब वो शादीशुदा है और जब वो घर लौट आती है तो फिर परिवार में खर्चे बढ़ जाते हैं। उस टाइम तक उसके पापा जी रिटायर हो गए या बीमार हो गए तो घर पे ही रहेंगे, उनके भाइयों की कमाई से घर चलेगा। और भाई जो हैं उनका अपना परिवार होगा, अपने बच्चे होंगे और दूसरे खर्चे बहुत सारे होते हैं वो होंगे। अब ये जाके उन पे बोझ बन के बैठ जाएगी। तो ऐसी लड़कियों को कोर्ट को चाहिए कि ऐसी लड़कियों को कहे कि तुम अपने लिए फटाफट एक अच्छी नौकरी ढूंढो और फिर तलाक के लिए अप्लाई करो। तब तक के लिए तुम अपनी औकात में रहो। आशा करता हूँ ये बातें जो हैं उन लोगों पे सटीक बैठती हैं जो कि किसी विशेष मंशा से अपना परिवार नष्ट कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर किया नहीं और नया विज़िट किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट द्वारा कुछ अगर बात हो तो मुझे बता सकते हैं। थैंक्स। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।